अब हम आगे बताते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस कोर्स को करने के। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स द स्टूडेंट विल बी एबल टू, क्या कर सकेंगे, ये मेजर 9 पॉइंट्स हैं। आप डिमॉन्स्ट्रेट कर पाएंगे बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स को, एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशनल रिसर्च। नंबर 3, आप डिस्टिंक्शन करेंगे बिटवीन डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स, और आप डिस्टिंक्शन करेंगे बिटवीन लेवल ऑफ मेजरमेंट्स में, एक्सप्लेन करेंगे वेरिएबल एंड डेटा एंड देयर टाइप्स, कि वेरिएबल क्या है, डेटा क्या है, उनकी टाइप्स क्या है। फिर एक्सप्लेन करेंगे पॉपुलेशन क्या है, सैंपल क्या है, उनकी डिफरेंट टाइप्स क्या है। इसी तरह फिर आपने डिमॉन्स्ट्रेट करना है द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेटा। सर आपकी आवाज बार बार ड्रॉप होके आ रही है, आप प्लीज थोड़ा सा अपनी जगह चेंज करें, मे बी कोई डाटा का इशू आ रहा है। ओके बेटा, थैंक यू बेटा। थैंक यू सर। जस्ट वेट, मैं सेटिंग कर रहा हूं। अब आवाज क्लियर है बेटा? तकरीबन अगर किसी को इशू हो तो मेंशन कर दे, मेरे ख्याल में आशा बेटा सिर्फ आपको ही आया। हाँ ठीक है, हम बेटा आगे अब कंटिन्यू कर रहे हैं। या अब हमने पॉइंट 7 पे अब ऑब्जेक्टिव नंबर के डिमॉन्स्ट्रेट द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। 8 में हम क्लियर क्या ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, आप बता पाए कि बेसिक पर्पस ऑफ मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी क्या है, डिप्रेशन क्या है, एंड न्यूमेरिकल मेजर ऑफ शेप क्या है। आप 9 पॉइंट ये कि आप लोग एक्सप्लेन कर पाए और यूज कर पाए इन्फ्लुएंशियल टेक्निक्स लाइक टी टेस्ट एंड एनोवा टेस्ट। 10 में आपने एक्सप्लेन करना कोरिलेशन, रेग्रेशन और उनकी टाइप्स। फिर 11 लास्ट पॉइंट में होगा chi-square डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूजेस एंड टाइप्स। ठीक है बेटा, ये तो है मेजर ऑब्जेक्टिव्स जो इन 10 वर्कशॉप्स के बाद आपको कंप्लीट होनी चाहिए। अब हम यूनिट 1 स्टार्ट करते हैं डिटेल में, मेन पॉइंट लेके चलते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। प्लीज बेटा अगर किसी का माइक ऑन हो रहा है तो वो काइंडली ऑफ ही रखें, फिर बाकियों को डिस्टॉर्शन होगी। Introduction. Statistics is a broad subject with application in vast variety of fields. The word statistics is derived from the Latin word status, which means a political state. Statistics is a branch of knowledge that deals with facts and figures. The term statistics refers to a set of methods and rules of organizing, summarizing, and interpreting information. It is a way of getting information from data. ये डायग्राम आपको शो क्यों हुआ है, डाटा देन स्टैटिस्टिक्स देन इंफॉर्मेशन। सर आप कंप्यूटर को यूज करते हैं तो कंप्यूटर में सबसे पहले आप इनपुट देते हैं, वो उसे प्रोसेस करता है, देन वो आउटपुट देता है। इसी तरह स्टैटिस्टिक के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होता है SPSS, आप उसे पहले इनपुट देते हैं किस फॉर्म में, डेटा की फॉर्म में, वो उसको यूज करते हुए प्रोसेस करता है, देन उसको एक रिजल्ट इंफॉर्मेशन के शेप में हमें दे देता है, जिसे हम आउटपुट भी बोलते हैं। आगे स्टैटिस्टिक की जो डेफिनेशन है सिंपल वे में है, वी कैन से दैट स्टैटिस्टिक इज अ साइंस ऑफ, इसमें मेजर चीजें क्या, कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड रिपोर्टिंग डेटा। क्या चीजें कहना चाह रहे हो कि स्टैटिस्टिक में क्या करते हैं, किस चीज की साइंस है, कलेक्टिंग की, ऑर्गेनाइजिंग की, इंटरप्रेटिंग की एंड रिपोर्टिंग डेटा, के डेटा को हम कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, देन हम रिपोर्ट कर देते हैं। इट इज अ ग्रुप ऑफ मेथड्स which are used for collecting, displaying, analyzing and drawing conclusions from the data. इसमें क्या हम करते हैं, डेटा को कलेक्ट करने के बाद डिस्प्ले करते हैं, उसके एनालिसिस करते हैं, देन ड्रा करते हैं कंक्लूजन, जो सा भी डेटा, जो सी भी इनपुट हमने गैदर की होती है। इन अदर वर्ड्स स्टैटिस्टिक्स इज अ मेथोडोलॉजी व्हिच अ रिसर्चर यूजेस फॉर कलेक्टिंग एंड इंटरप्रेटिंग डेटा एंड ड्राइंग कंक्लूजंस फ्रॉम कलेक्टेड डेटा। से उसी बात को इजी वे में कर दिया। एंडरसन एंड क्लोव 1974। ठीक है, आगे स्टैटिस्टिकल डेटा कैन बी यूज्ड टू आंसर द क्वेश्चंस लाइक, वो ये ऑलरेडी हमने ये क्वेश्चंस
स्टडी किए थे ऊपर कि वही 4 क्वेश्चन है, यहाँ पे फिर रिपीट कर देते हो, अगर कोई बच्चा मिस था उस टाइम तो पता लग जाए उसको भी. व्हाट काइंड एंड हाउ मच डेटा वी नीड टू कलेक्ट. नंबर 2 है हाउ शुड वी ऑर्गेनाइज एंड समराइज द डेटा. नंबर 3 how can we analyze the data and draw conclusions from it. Number 4 how can we assess the strength of the conclusion and evaluate their uncertainty. Up above discussion led us the conclusion that statistics provides method for. ये जो हम अभी सारी स्टडी करके आए हैं इसके मुताबिक अब कौन सी डिस्कशन है, 3 मेथड हमारे सामने आ रहे हैं, वो कौन से हैं? डिजाइन, डिस्क्रिप्शन एंड इन्फ्लुएंसेस. अब डिजाइन में हम क्या करेंगे? डिजाइन में हम प्लानिंग एंड कैरिंग आउट रिसर्च स्टडीज, जो डिजाइन का फेज होगा. डिस्क्रिप्शन के फेज में हम समराइजिंग करेंगे एंड एक्सप्लोरिंग डेटा. इन्फ्लुएंसेस के फेज में हम क्या करेंगे? मेकिंग predictions and generation about phenomena represented by the data. Objective of units. After reading these units, the students will be able to. अब ये जो पहले हम जो ऑब्जेक्टिव स्टडी किए थे वो पूरे कोर्स के ऑब्जेक्टिव थे. अब जो हम ऑब्जेक्टिव स्टडी करने जा रहे हैं वो इस यूनिट के यानी कि यूनिट 1 के ऑब्जेक्टिव्स हैं. यहाँ पे आपने इसकी नंबरिंग भी नहीं जाना, जैसे 12, 13, 14, 15 लिखा हुआ, आपने इनको इग्नोर करना है. आपने मेन पॉइंट्स पे आना है, जैसे डिमोन्स्ट्रेट बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स. जैसे अभी तक हमें काफी हद तक आइडिया हो गया कि स्टैटिस्टिक क्या है. इसमें हम अभी जैसे हमने स्टडी किया था कि स्टैटिस्टिक्स में सिंपल वे में कि हम ये साइंस है जिसमें कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड रिपोर्टिंग करते हैं डेटा का. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है नो दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिस्टिक. अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में भी हमने बात करनी है. एक्सप्लेन फंक्शंस, हम इसके फंक्शंस के बारे में इस यूनिट में बात करेंगे. देन कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे, फिर स्टैटिस्टिक की लिमिटेशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, फिर इसकी एप्लीकेशंस क्या है जो एजुकेशन रिसर्च में यूज होगी. फिर हम डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक के बारे में अभी डिटेल में स्टडी करते हैं. फिर डिस्क्राइब करेंगे कि वेरिएबल क्या और वेरिएबल की टाइप्स क्या हैं. फिर हमने लेवल ऑफ मेजरमेंट्स को देखना और उनके दरमियान क्या डिफरेंस है इसको स्टडी करेंगे. लास्ट में हमने देखना कि आइडेंटिफाई करना वेरियस स्टैटिस्टिकल नोटेशंस. ठीक है. हम यूनिट 1 के 1.1 पॉइंट पे सिस्टम स्टार्ट करने लगे हैं. नंबर 1 पे हमने क्या करना है? फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक के फंक्शंस क्या हैं इसके पहले मेन पॉइंट्स में स्टडी करवा देता हूं आपको, फिर डिटेल में इसको स्टडी करते हैं. पहला फंक्शन है टू प्रेजेंट फैक्ट्स इन अ डिफाइंड फॉर्म. और दूसरे फंक्शन में इसकी दूसरी जो हेडिंग है वो है मल्टीपल कॉजेज इफेक्ट स्टैटिस्टिक्स. थर्ड है डेटा शुड बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस enumerated of estimated. 4 point है statistics are enumerated or estimated according to reasonable standard of accuracy. Fifth function है statistics are collected in a systematic manner. Function 6 है statistics for a predetermined purpose. और 7th function ये है statistics are capable of being placed in relation of each other. हम फंक्शन की तरफ आते हैं. स्टार्ट में डिटेल में इन फंक्शंस को स्टडी करते हैं. पहला फंक्शन है स्टैटिस्टिक्स कंसिस्ट ऑफ एग्रीगेट फैक्ट्स. The facts which can be studied in relation to time, place or frequency can be called statistic. A single isolated and unconnected fact or figure is not statistics because we cannot study it in relation to other facts and figures. Only aggregate of facts, for example, academic achievements of the student, IQ of a group of students, weight of students in a class, profit of a firm, etc. are called statistics. अब इसमें हम जो स्टडी कर रहे हैं कि जो ऐसी चीजें जो मेजरेबल हो उनको या एग्रीगेट फैक्ट्स हो उनको हम स्टैटिस्टिक कहते हैं. जो मेजरेबल नहीं है या एग्रीगेट नहीं फैक्ट्स हैं तो उनको हम स्टैटिस्टिक नहीं कहेंगे. स्टैटिस्टिक इजी एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने कोट किया ऑफ द स्टूडेंट्स की जो एकेडमिक अचीवमेंट्स होती है वो क्या स्टैटिस्टिक है. जो है वो भी ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्पेंड कर रहा होगा प्रॉफिट. तो इन सबको हम क्या कहेंगे कि ये कौन से फंक्शंस हैं? ये एग्रीगेट फैक्ट्स हैं स्टैटिस्टिक के. मल्टीपल कॉजेज इफेक्ट स्टैटिस्टिक्स. फंक्शन 2 a phenomena may be affected by so many factors we cannot study the effects of one factor on the phenomena only by ignoring others. To have a true picture we will have to study the effects of all factors on the phenomena separately
as well as collective, because factors change with change of place, time, or situation. For example, we can say that result of class 10. बेटा ये किसी ने माइक ऑन किया, काइंडली वो अपना माइक ऑफ करें. थैंक यू. For example, we can say that result of class 10 in board examination does not depend on any single factor, but collectively on standard of teachers, teaching methods, teaching aids, practical performance of students, standard of question papers, environment of the examination hall, exam supervisor staff, and standard of evaluation of answer after the examination. ये क्या है, ये जो फंक्शन है स्टैटिस्टिक्स का वो मल्टीपल कॉजेस के साथ इफेक्ट हो सकते हैं. मल्टीपल कॉजेस के साथ इफेक्ट हो सकते हैं. शुएब से बेटा अपना माइक ऑफ करो. बेटा अपना माइक ऑफ करो. थैंक यू. अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ये कि स्टूडेंट की अचीवमेंट अगर मैट्रिक के बच्चों की देखनी है तो उसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं कि टीचिंग स्टैंडर्ड क्या है, टीचिंग की मेथोडोलॉजी क्या है, टीचिंग की एड क्या है, प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स की कैसी रही है, स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन पेपर कैसा था, एनवायरनमेंट कैसा था एग्जामिनेशन हॉल का, और एग्जाम के सुपरवाइजरी स्टाफ किस तरह का था, फिर स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यूएशन किस तरह की थी. ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये आपके रिजल्ट्स को इफेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. अभी हमने दो जो फंक्शंस है स्टैटिस्टिक के वो स्टडी कर ली हैं. नंबर 1 स्टैटिस्टिक एग्रीगेट फैक्ट्स होने चाहिए और मल्टीपल कॉजेस इफेक्ट करती है स्टैटिस्टिक पे. थर्ड फंक्शन हम स्टडी करने लगे हैं, डेटा शुड बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, एनुमरेटेड और एस्टिमेटेड. यानी कि जो आपका डेटा है वो न्यूमेरिकली प्रेजेंट हो सके, आप सिर्फ एस्टिमेशंस के ऊपर या प्रपोजल या कोटेशंस के ऊपर ना रहें या एग्जम्पशंस के ऊपर सिर्फ बेस ना करता हो. इसको डिटेल में स्टडी करते हैं. डेटा टू बी फंक्शन 3, डेटा टू बी कॉल्ड स्टैटिस्टिक should be numerically expressed so that counting or measurement of data can be made possible. It means that the data or the fact must be quantitative form as achievement score. अब यहाँ पे उन्होंने बताया कि मस्ट भी क्या होना चाहिए, क्वांटिटेटिव फॉर्म भी होना चाहिए. जैसे अचीवमेंट स्कोर होता है, किसी का 60 है, किसी ने पेपर में 50 मार्क्स लिए, किसी ने 85 लिए, 78 एंड 91 आउट ऑफ 100. 100 नंबर का पेपर था, उसमें से किसी के 60 आने, किसी के 50 आने, किसी के 85, किसी के 78, किसी के 91. तो ये एक न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है. इफ इट इज नॉट इन क्वांटिटेटिव इट शुड बी क्वांटिफाइड. अगर वो कह रहा है कि ऐसा डेटा है जो क्वांटिटेटिव फॉर्म में नहीं है तो हम उसे क्या करेंगे, क्वांटिफाइड करेंगे, खुद ही मार्क्स देंगे, खुद ही नंबरिंग देंगे. वो आगे डिटेल में इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे. अब फंक्शन 4, स्टैटिस्टिक्स आर enumerated or estimated according to reasonable standard of accuracy. Detail में for a clear picture of the phenomena under investigation, it should be researched using reasonable standard of accuracy depending upon the nature and purpose of collection of data. Data collection should be free from personal prejudices and biases. Biased and personally prejudiced data led to inaccurate conclusion. यानी कि जब भी हमने डेटा कलेक्ट करना है उसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए और वो न्यूट्रल होकर हमने कलेक्ट करना है, उसमें कोई पर्सनलिज्म नहीं होना चाहिए या कोई बाइसनेस नहीं ऐड होनी चाहिए कि अगर हमें कोई बंदा नहीं अच्छा लगता है उसके रिजल्ट भी हम नहीं फेवर करते या कोई अच्छा लगता है तो रिजल्ट या उसके डेटे को हम कंसिडर करें. तो हमने जब भी डेटा कलेक्ट करना है हमने न्यूट्रल होकर डेटा कलेक्ट करना है. फंक्शन 5, स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर. अब जो स्टैटिस्टिक है उसकी कलेक्शन जो एक सिस्टमैटिक मैनर है. फंक्शन 5 जो मैं बताना चाह रहा है, इन ऑर्डर टू हैव रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी स्टैटिस्टिक्स data must be collected in a very systematic manner. Any rough and awkward method of collection will not be desirable for that may lead to improper and wrong collection. स्टैटिस्टिक में हम जो भी कलेक्शन करते हैं वो एक सिस्टम के थ्रू होता है. अगर वो सिस्टम के थ्रू नहीं होगा, ये रफ होगा, तो वो उसको हम स्टैटिस्टिक का डेटा कंसीडर नहीं करेंगे. उसको पहले एक सिस्टम के थ्रू हमें एंटर करना पड़ेगा अपने सिस्टम. पॉइंट 6 बात कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पस.
फंक्शन 6 में बात करें स्टैटिस्टिक फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पस, कि हम जब भी स्टैटिस्टिक करते हैं तो उससे पहले हमारा कोई पर्पस होता है जो पहले से ही डिटरमाइन हो चुके, हमारा गोल क्या, मकसद क्या है इस काम करने का. बिफोर कलेक्शन ऑफ डेटा, इन्वेस्टिगेशन रिसर्चर मस्ट हैव अ पर्पस एंड देन शुड कलेक्ट डेटा अकॉर्डिंगली. Data collected without any purpose is of no use. Suppose we want to know intelligence of a section of people. We must collect data relating to IO level and data relating to income, attitude, and interest level of that group of people will be of no use. Without having a clear idea about the purpose, we will not be in a position to distinguish between necessary data and unnecessary data or relevant data or irrelevant data. जब तक हमें पहले से उसका पर्पस नहीं क्लियर होगा तो हम गाइड नहीं कर पाएंगे कि हमें जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं क्या वो जरूरी डेटा है या वो हम ऐसे ही एक्स्ट्रा डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और अपना टाइम, रिसोर्सेज और कोस्ट को वेस्ट कर रहे हैं. तो हमें पहले से पर्पस क्लियर होना चाहिए. फंक्शन 7, statistics are capable of being placed in relation to each other. अब जो स्टैटिस्टिक है आर कैपेबल ऑफ बीइंग प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, उस डेटा को हम एक दूसरे के साथ किसी पर्पस के थ्रू रिलेट कर सकें. इसको डिटेल में स्टडी करते हैं. स्टैटिस्टिक इज अ मेथड फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन, फॉर एग्जांपल एक्सेट्रा. इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ being compared, otherwise it will lose much of its significance. Comparison can be made only if the data are homogeneous. Data on memory test can be compared without IQ. It is the use of comparisons only that we can illustrate changes which may relate to time, place, frequency, or any other character, and statistical devices are used for this purpose. ठीक है, अगर डेटा एक दूसरे के साथ रिलेट नहीं कर पाएगा तो वो हमारा पर्पस फुलफिल नहीं कर पाएगा. आगे जाके चाहे स्केयर, टी टेस्ट, नोवा टेस्ट वगैरह हम उस पर नहीं लगा पाएंगे. मल्टी वेरिएबल्स के मुताबिक हम उस स्टैटिस्टिक को अपने रिजल्ट गेट नहीं कर पाएंगे. अब इस यूनिट 1 के जो पॉइंट 1 है फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक, इसको दोबारा से कंक्लूड कर देता हूं. सॉरी, अभी हमने जो सारी डिटेल देखी है हमने अभी तक दो यूनिट किए हैं. एक है फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स टू प्रेजेंट फैक्ट्स इन अ डिफाइंड फॉर्म. पॉइंट 2 टू सिंपलीफाई अनमैनेजेबल एंड कॉम्प्लेक्स डेटा. टू यूज टेक्निक्स फॉर मेकिंग comparisons to enlarge individuals' experience. To provide guidance in the formulation of policies. To enable measurement of the magnitude of a phenomenon. Characteristics में हमने क्या देखे हैं 7 पॉइंट. पहले characteristic क्या थी? Statistic consists of aggregate facts, multiple causes of facts. Statistics data should be numerically expressed, enumerated or estimated. Statistics are enumerated or estimated according to reasonable standards of accuracy. Statistics are collected in a systematic manner. Statistics for a predetermined purpose. And 7 point statistics are capable of being placed in relation to each other. अब हम स्टडी करने जा रहे हैं थर्ड पॉइंट, इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स. इसमें भी 17 मेजर पॉइंट्स हैं, 7 मेजर पॉइंट्स हैं. इसको डिटेल में स्टार्ट करते हैं हम. इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स. Statistics is important in our daily life. We live in the information world and much of this important. अब हम आगे स्टार्ट करते हैं. पॉइंट 3 इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो भी स्टडी कर रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं. जो भी जिसका भी क्वेश्चन होगा वो राइट डाउन करके रख लें. हम वर्कशॉप के लास्ट में 15-20 मिनट रख लेंगे, उसमें हम क्वेश्चन आंसर कर लेंगे. ठीक है.
इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब ये मेजर पॉइंट्स है यहाँ पे। नंबर 1 पॉइंट है एवरी डे वी वॉच वेदर फोरकास्टिंग। हम डेली क्या देखते हैं? वेदर फोरकास्टिंग देखते हैं। इट इज पॉसिबल ड्यू टू सम कंप्यूटर मॉडल्स बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स। These models compare period weather with the current weather and predict future weather. अगर हम वेदर फोरकास्टिंग देखते हैं तो हमें किसकी मदद से पता लग रहा होता है कि जैसे आज गर्मी होगी या मौसम ठंडा रहेगा या अगले पूरा वीक बारिश होने वाली। पिछले डेटे को गैदर किया होता है और उसकी बेस पे एनालिसिस करके हमें वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं कंप्यूटर्स। ये इन सब के जो बैकएंड में चीजें चल रही हैं वो स्टैटिस्टिक्स हैं। वो प्रीवियस डेटा पकड़ता है, उसे कंपेयर करता है और हमें रिजल्ट दे देता है। Point 2, statistics is frequently used by the researcher. They use statistical techniques to collect relevant data. Otherwise, there may be loss of money, time, and other resources. ये जो स्टैटिस्टिक्स फ्रीक्वेंटली जो यूज करते हैं वो रिसर्चर यूज करते हैं, वो उसके ऊपर टेक्निक लगाते हैं और रेलेवेंट डेटा निकालते हैं। अगर उसके अलावा रिसर्चर्स के अलावा किसी पर्पस के बगैर यूज किया जाए तो आपका जो मेजर चीज है, आपका पैसा भी उस पर जाया होता है, आपका टाइम भी जाया होता है और अदर रिसोर्सेज भी आपकी वेस्ट होती है अगर आप डेटे को या स्टैट्स को ज्यादा यूज करें विदाउट एनी पर्पस। Point 3, in business market, statistics play a great role. Statistical techniques are the key of how traders and businessmen invest and make money. Also in industry, these tools are used in quality testing. Production managers are always interested to find out whether the product is confirming the specification or not. He uses statistical tools like inspections, plan, control, and chart. पॉइंट 3 में भी कह रहे हैं जो स्टैटिस्टिक का डेटा है वो बिजनेसमैन या बिजनेस मार्केट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिजनेसमैन क्या करते हैं? डेटे के थ्रू आइडिया लगाते हैं कि अभी जो हमने प्रोडक्ट लॉन्च करनी है उसकी टारगेट ऑडियंस हमारे पास अवेलेबल है या नहीं, और जितनी ऑडियंस है उसके मुताबिक हम प्रोडक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्या हम जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं वो सही पॉइंट है और उसको इन्वेस्टमेंट के बाद हम प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे या नहीं। जैसे बिजनेस का जो बेसिक पर्पज है क्या है? टू अर्न मनी इन अ लीगल वे। ठीक है, तो ये बिजनेसमैन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट 4, स्टैटिस्टिक्स आल्सो हैज अ बिग रोल इन द मेडिकल फील्ड। ये मेडिकल फील्ड में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिफोर एनी ड्रग्स प्रिस्क्राइब फार्मास्यूटिक शो statistical valid rate of effectiveness. Similarly, statistics is behind all other medical studies. Doctors predict disease on the basis of statistical concept. और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल कहाँ पे प्ले कर रहा है? मेडिकल इंडस्ट्री में, कि जो भी आपकी दवाई प्रिस्क्राइब होती है, जैसे आजकल कोविड-19 है तो कितनी पब्लिक है, उसके लिए क्या वैक्सीन होनी चाहिए, कितने तेजी से काम हो रहा है, तो वो सारा जो काम हो रहा है किस बेस पे हो रहा है? स्टेट्स की बेस पे, कि वर्ल्ड में इतने अरब लोग हैं, उसके लिए कितनी जगह पे इन्फेक्टेड है और उनको कौन से वैक्सीन चाहिए, कितने नंबर ऑफ वैक्सीन होनी चाहिए, उसके लिए कितने नंबर ऑफ क्या कहते हैं ट्रीटमेंट प्लेसेस होनी चाहिए। ये सब कुछ क्या है? ये स्टेट्स है। ये इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैट्स और उसका स्कोप है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बेटा मूव करें। पॉइंट 5, media use statistical tools to make predictions of winners of electronics and coming governments. जो प्रिंट मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक्स है उससे आपको आइडिया हो जाता है। जैसे इस इलेक्शन से पहले भी कुछ फिगर्स फैक्ट्स एंड फिगर्स शो कर रहे थे कि फैक्ट्स एंड फिगर ये शो कर रहे हैं कि इस दफा गवर्नमेंट इनकी बनेगी या ये गवर्नमेंट में ज्यादा आएगा। तो वो सब कुछ कहाँ से आ रहा होता है? वो जो डेटा होता है उसको स्टैटिस्टिकल टूल्स में डाल के उस इंफॉर्मेशन को लेके वो आपको ये सब गाइड कर रहे होते हैं। Point 6, statistics has widely been used in psychology and education to determine the reliable and validity to a test factor analysis. यानी कि ये साइकोलॉजी में और एजुकेशन को डिटरमाइन करने के ये कितनी रिलायबल है और वैलिडिटी है और इसका किस तरह टेस्ट करेंगे, कौन से फैक्टर को एनालिसिस करते हैं, उसमें भी स्टैटिस्टिक्स यूज होते हैं। Point 7, apart from above, statistics has a wide application in marketing, प्रोडक्शन, फाइनेंस, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, परचेज, अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट कंट्रोल्स। कि अगर हम ओवरऑल देखें तो स्टैटिस्टिक्स बहुत सी जगह पे उसकी एप्लीकेशन यूज हो रही है। मार्केटिंग में भी यूज हो रही है, प्रोडक्शन में भी यूज हो रही है, फाइनेंस में भी हो रही है, बैंकों में भी यूज हो रही है, इन्वेस्टमेंट्स में भी हो रही है, परचेजेस में भी हो रही है, अकाउंटिंग में भी हो रही है एंड मैनेजमेंट कंट्रोल्स में भी हो रही है। अब ये हमने पॉइंट 3 क्लियर किया है, इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जिसमें हमने देखा है कि ये वेदर फोरकास्टिंग में काम करता है पॉइंट 1 में। फिर रिसर्चर्स से बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं फ्रिक्वेंटली। देन बिजनेसमैन मार्केट यूज कर रही है स्टैटिस्टिक को।
पॉइंट 4 में हमने देखा कि ये मेडिकल फील्ड में भी बहुत ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस और स्कोप है। पॉइंट 5 में हमने देखा प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी बहुत ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस और स्कोप है। पॉइंट 6 में हमने देखा कि वाइडली रेंज साइकोलॉजी और एजुकेशन में ये बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, ताकि जो टेस्ट है उसकी रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, टेस्ट फैक्टर एनालिसिस, जो आपके पेपर बनते हैं, जो आपका कंटेंट बनता है, उसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी वगैरह टेस्ट करने के लिए। और पॉइंट 7 के बहुत सी मल्टी फील्ड्स में इसकी एप्लीकेशन यूज हो रही है, जैसे मार्केटिंग, प्रोडक्शन, फाइनेंस, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, परचेज, अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट कंट्रोल। नाउ हम फर्दर बेटा पॉइंट जो है पॉइंट 1.4 की तरफ मूव कर रहे हैं, लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अभी तो हमने फंक्शन स्टडी की है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी की है, इसकी इंपॉर्टेंस और स्कोप देखिए। अब हम इसकी लिमिटेशंस की बात करेंगे कि इन फंक्शंस और कैरेक्टरिस्टिक्स और इंपॉर्टेंस और स्कोप के बाद स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशंस क्या है, कि ये कितने महदूद है, किन किन चीजों को हम स्टैटिस्टिक्स में नहीं कर सकते। इनके लिए जो मेजर पॉइंट है, पॉइंट 1 वो जो है, द यूजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज लिमिटेड टू न्यूमेरिकल स्टडीज। जैसे अभी हम इसकी इंपॉर्टेंस में देख रहे थे कि जो कुछ भी है एस्टिमेटेड बेस पे नहीं होना चाहिए, अज्यूम नहीं होना चाहिए, उसको न्यूमेरिकली बेस्ड होना चाहिए। जैसे अगर किसी क्लास में 100 नंबर का पेपर है तो उसमें 50 नंबर किसी ने लिए, 70 लिए, किसी ने 75 लिए, किसी ने 80 लिए, तो वो न्यूमेरिकल डेटा है। अगर न्यूमेरिकली नहीं होगा तो उसको हम न्यूमेरिकली फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे। ये एक लिमिटेशन है कि न्यूमेरिकल फॉर्म के अलावा अगर स्टैटिस्टिक होती हैं तो उसे हम पहले न्यूमेरिकल फॉर्म में ही कन्वर्ट करेंगे, अदरवाइज हम उसका स्टैट्स नहीं ले सकेंगे। पॉइंट 2 है स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स deal with population or aggregate of individuals rather than with individuals। इसका फॉर एग्जांपल इसको डिटेल दे रहे हैं। When we say that the average height of a Pakistani is 1 meter and 80 centimeters, we mean to show the height not of an individual but as found by the study of all individuals living in Pakistan। ये कह रहे हैं कि हम जब भी रिजल्ट देते हैं तो वो एक इंडिविजुअल की नहीं देते, वो एक ग्रुप का देते हैं। जैसे हम इस एग्जांपल में हमने लिया कि अगर हम हाइट ऑफ पाकिस्तान का बताएं कि 1 मीटर है या 1 मीटर और 80 सेंटीमीटर हाइट है पाकिस्तान की, तो वो हम एक ओवरऑल पर्सन की बारे में बता पाएंगे इंडिविजुअल के लिए। जैसे अगर एग्जांपल हम देखें कि अगर एक ही क्लास है तो उसमें डिफरेंट हाइट होगी, कोई 5 फुट का होगा, कोई 5.5 का होगा, कोई 6 फुट का, कोई 6.5 फुट का, तो डिफरेंट हाइट जो है वो पर्सन होगा। लेकिन इसकी जो है ये एक लिमिटेशन है कि जब भी ये डील करता है स्टैटिस्टिकल डील विद पॉपुलेशन और एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि जितनी भी पॉपुलेशन है उसकी एक एग्रीगेशन को ले लेता है, एवरेज को ले लेता है। हर जैसे हम अगर काउंट करें कि एक्टिवली it is the major objectives of descriptive statistics. Descriptive statistics, as the name applies, describe the data. Descriptive statistics consists of methods for organizing and information and simplify data. In these techniques, raw sources are taken from. These techniques allow the researcher to describe large amount of information or scores in a few indices such as mean, median, standard deviation। ये जो हम लेते हैं mean, median, standard deviation, ये कौन सी फॉर्म है? Descriptive statistics। When these indices are calculated for a sample, they are called statistics, and when they are calculated for entire population, they are called parameters। जब इसको सैंपल के लिए अप्लाई करते हैं मीन, मीडियन, मोड, तो ये क्या होती है? ये स्टैटिस्टिक होती है। जब एक पॉपुलेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो ये पैरामीटर्स होते हैं। फ्रैंकलिन है, वेलन है, आयन है, ने 2012 में ये बताया था। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइज स्कोर्स इन द फॉर्म ऑफ टेबल और अ ग्राफ। It is especially useful when the researcher finds it necessary to handle interrelationship among more than two variables। Only summarizing and organizing data is not the whole purpose of a researcher. He obtains wishes to make inferences about a population based on data he has obtained from a sample. For this purpose, he uses inferential statistics. Inferential
Statistics are techniques that allow a researcher to study samples and then make generalization about the population from which they are selected. जैसे डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में हम क्या करते हैं, मीन मीडियन मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह लगा के रिजल्ट निकालते थे. अगर वो सैंपल के ऊपर लगाते हैं तो स्टैटिस्टिक होते हैं, अगर पॉपुलेशन पे तो वो पैरामीटर्स होते हैं. कहते हैं रिसर्चर का सिर्फ यही काम नहीं है कि वो डेटा को समराइज करे या ऑर्गेनाइज करे. इसका जो एडिशनल वर्क है उसमें ये क्या करता है, इसको जो सैंपल्स लेता है उस सैंपल को जनरलाइज करता है अपनी पूरी स्टडीज पे. वो जो रिजल्ट है वो किसके थ्रू हम दे पाएंगे, इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक के थ्रू. Populations of a research study is typically too large and it is difficult for a researcher to observe each individual. Therefore, a sample is selected by analyzing the result obtained from a sample. A researcher hopes to make general conclusions about the population. One problem with using sample is that a sample provides only limited information about the population. To address this problem is the notion that the sample should be representative of the population. That is the general characteristic of this sample should be consist with the characteristic of the population. अब डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्लुएंशियल हमने स्टडी किया, इसकी डिटेल में दोबारा से बता. डिस्क्रिप्टिव में हम क्या कहते हैं, जिसपे हम डिस्क्राइब करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं अपने डेटे की, जिसमें मीन मीडियन मोड लगाते हैं. अगर वो सैंपल के ऊपर लगता है तो वो स्टैटिस्टिक होती है, अगर वो पॉपुलेशन के ऊपर हम लगाते हैं तो वो पैरामीटर्स होते हैं. इन्फ्लुएंशियल में हम क्या कहते हैं, हम अपना सैंपल इतना आउटस्टैंडिंग निकालते हैं कि वो हमारी पूरी की पूरी पॉपुलेशन को क्या कर पाए, रिप्रेजेंट कर पाए. फॉर एग्जांपल अगर हमने पाकिस्तान की स्टडी करनी है तो हम कुछ इस तरह का सैंपल डिफाइन करेंगे कि ऐसे रैंडम, फॉर एग्जांपल एक टेक्निक है रैंडम सैंपलिंग, ऐसे लोग लेंगे जो पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सके, ना कि हम अपने सैंपल को मिनिमाइज कर दे और वो जो डेटा हमने गैदर किया और जो रिजल्ट आए हैं वो एक्यूरेट ना हो. फॉर एग्जांपल अगर किसी एक क्लास को हमने रिप्रेजेंट करना है तो इस क्लास के रिजल्ट को हम देखेंगे कि इस क्लास में कितने लोगों ने टॉप पोजीशन रही है, 90 प्लस कितने रहे, 80 प्लस कितने रहे हैं, 70. तो हम उस परसेंटेज को कैसे कलेक्ट करेंगे कि हम इस क्लास से रिलेटेड ही एग्जांपल लें और इस क्लास से रिलेटेड ही पॉपुलेशन को गैदर करके उसके रिजल्ट दें. अब हम 1.7 की तरफ मूव करते हैं. टाइम काफी कम रह गया, अभी हमने 1.7 वेरिएबल्स देखना है. ठीक है, स्टडी है. वेरिएबल के बाद पॉइंट जो मिसिंग अभी लेवल ऑफ मेजरमेंट्स हैं. अगर कुछ चीजें रह जाएगी तो नेक्स्ट वर्कशॉप में दोबारा करते हो ताकि सेट हो जाए. टेबल है ना बेटा, आप लोगों ने उसको स्टडी कर लेना है. 1.7 से कोशिश आपने यही करना है कि यूनिट 1 ही आपका टास्क है, आपने एक दफा उसको कंप्लीट स्टडी कर लेना है. ठीक है, मैं आगे फर्दर पॉइंट्स स्टार्ट कर देता हूँ. वेरिएबल, a variable is something that is likely to vary and something that is subject to variation. We can also say that a variable is a quantity that can assume any of a set of values. In other words, we can say that a variable is a characteristic that varies from one person or things to another person. It is a characteristic number or quantity that increase or decrease over time or takes different values in different situations, or in more precise words, it is a condition or quality that can differ from one case to another. We often measure or count it. A variable may also be called a data item. Examples of variable from humans are height, weight, age, number of siblings, business, income and expenses, country of birth, capital expenditure, marital status, eye color, gender, class, grades and vehicle types. वेरिएबल क्या चीज है जो हर पर्सन का डिफरेंट हो और वो ऐसी चीज जो वेरिएट कर सके. जैसे अगर किसी एक क्लास में हम वेट लेते हैं तो सबके डिफरेंस आएंगे, एज लेंगे तो वो भी डिफरेंस आएंगे, नंबर ऑफ सिबलिंग्स लेंगे वो भी डिफरेंस आएंगे, कुछ के सेम्स भी होंगे लेकिन ज्यादातर डिफरेंट आएंगे. बिजनेस इनकम सबकी डिफरेंस होगी, एक्सपैंड डिफरेंट होंगे, कंट्री में कितनी बर्थ हो रही है, पैदाइश किस कंट्री की कितनी है, किस के कैपिटल एक्सपेंडिचर कितने हैं, किसका कुछ की शादी हुई होंगी, मैरिटल स्टेटस कुछ के सिंगल्स होंगे, कुछ मैरिड होंगे. इसलिए आई कलर किसी का ब्लैक होगा, किसी का ब्राउन होगा, डिफरेंट डिफरेंट जेंडर्स, मेल फीमेल्स, क्लास ग्रेड्स, ए बी सी डी, व्हीकल टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स आ सकती हैं इसमें.
आप काइंडली आवाज सुन के लेक्चर को कंप्लीट करें। आप सबके पास जो डॉक्यूमेंट अवेलेबल है वो सब ओपन कर लें। 8614 का जो डॉक्यूमेंट है ना, उसके 1.7 जो पॉइंट है वेरिएबल्स का, हम वो डिस्कस कर रहे हैं। स्क्रीन में कोई इशू आ रहा है सिस्टम में? मुझे भी वो रिफ्रेशमेंट का इशू दे रहा है। रिफ्रेश हो रही है। मे बी स्क्रीन का इशू जल्द रिजोल्व हो जाए, क्योंकि हमारे पास वर्कशॉप का जो रिमेनिंग टाइम है 19 मिनट 40 सेकंड है, तो हम कोशिश यही करते हैं कि इस टाइम को फ्रूटफुल बना लें। अगर स्क्रीन शो नहीं हो रही तो आप सब अपने अपने डॉक्यूमेंट्स अगर अवेलेबल हैं तो उसे ओपन करके हम आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं आपको मेन पॉइंट्स बता देता हूँ। अगर कुछ पॉइंट्स मिसिंग हो गए या नहीं समझ आएंगी तो हम इंशाल्लाह ताला कल की जो वर्कशॉप होगी उसमें डिस्कस कर लेंगे। आगे जो फर्दर हमने स्टडी करनी है वो वेरिएबल है। वेरिएबल के आगे फर्दर दो टाइप्स होती हैं, एक न्यूमेरिकल। अगर आप जब डायग्राम देखेंगे, आपके पास जो डॉक्यूमेंट है उसके पेज 19 में एक डायग्राम है, उसमें वेरिएबल बना हुआ, उसके आगे फर्दर दो टाइप्स हैं, न्यूमेरिकल वेरिएबल और कैटेगोरिकल न्यूमेरिकल। जो न्यूमेरिकल वेरिएबल होता है वो डिस्क्रीट टाइप का होता है, और न्यूमेरिकल वेरिएबल के आगे फर्दर दो टाइप्स हैं, एक डिस्क्रीट वेरिएबल है और एक कंटिन्यूअस वेरिएबल है। और इसी तरह जो कैटेगोरिकल न्यूमेरिकल है उसकी भी दो टाइप्स है, एक नॉमिनल है और एक ऑर्डिनल। अगर आप वेरिएबल को यहाँ पे स्टडी करेंगे तो वेरिएबल के आपको आगे फर्दर दो टाइप्स मिलेंगी, एक न्यूमेरिकल वेरिएबल और एक कैटेगोरिकल वेरिएबल। हर वेरिएबल जैसे न्यूमेरिकल और कैटेगोरिकल है उसके आगे से फर्दर दो टाइप्स है। न्यूमेरिकल में डिस्क्रीट वेरिएबल है और कंटिन्यूअस वेरिएबल। कैटेगरी में नॉमिनल वेरिएबल और ऑर्डिनल वेरिएबल है। अब पहले मैं कैटेगोरिकल वेरिएबल की हम बात करते हैं। कैटेगोरिकल वेरिएबल है क्या? कैटेगोरी वेरिएबल में दो टाइप्स आती हैं, एक नॉमिनल और एक ऑर्डिनल। नॉमिनल में क्या क्या है? नॉमिनल स्केल इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेजरमेंट रिसर्चर कैन यूज द वर्ड। ऑर्डिनल स्केल में क्या होता है? इन ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट द कैटेगरीज that make up the scale not only have separate names but also are ranked in terms of magnitude. This scale consists of a set of categories that are organized in an ordered sequence. For example, a manager of a company is asked to rank employees in terms of how well they perform their duties. The collected data will tell us who the manager considered the best worker, the second best, and so on. ऑर्डिनली क्या ऑर्डर लगा देते हैं कि टॉप पे कौन है, उसके बाद कौन सा है, उसको रैंक कर देते हैं। फिर इंटरवल स्केल्स क्या है? इंटरवल स्केल्स वो स्केल है जिसमें गैप्स आते हैं। जैसे हम अगर कोई लेते हैं 10 का ग्रुप बना दिया, 20 का बना दिया, 30 का बना दिया, 40 का, तो इसके दरमियान क्या है? इंटरवल्स बना रहे हैं हम कि 1 से लेके 10 का एक है, फिर 11 से लेके 20 का एक है, इसी तरह ये सारे इंटरवल्स हैं। फिर रेशियो स्केल होती हैं। रेशियो स्केल ऐसे स्केल होते हैं जिसमें हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक है of a ratio scale has all the characteristics of an interval scale but adds an absolute 0 point. इससे पहले इंटरवल स्केल थे उसमें जीरो ऐड नहीं होता, इसमें क्या होता है? जीरो भी ऐड होता है। It means a ratio scale of a value of 0 indicates complete absence of the variable being measured. Advantage of absolute 0 is that a ratio of numbers on scale reflects ratio of magnitude for the variable being measured. We can say that one measurement is 3 times larger than other, or one score is only half as larger as another. Thus, ratio scale not only enables us to measure the difference between two individuals, but also to describe the difference in terms of ratios. वेरिएबल्स में हमने जो मेजर देखे, चार स्केल स्टडी किया, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल्स, रेशियो स्केल्स।
नॉमिनल स्केल, ठीक है। ये लेवल ऑफ मेजरमेंट्स हैं जो भी हमने स्टडी की है। 4 लेवल्स, नॉमिनल स्केल होता है, एक ऑर्डिनल स्केल होता है और एक इंटरवल और एक रेशियो। अब यहाँ में मैं आपको फर्दर आपको बता रहा हूँ दी साइंटिफिक मेथड 1.9 के साइंटिफिक मेथड में होता क्या और करते क्या हम। अब स्क्रीन शो होना शुरू हुई है, मैं इसको अपडेट करता हूँ, उम्मीद है कि ये अपडेट हो जाएगी। यहाँ पे अपडेट हो गया मेरे पास, अब देखता हूँ आपको शो हो रही कि नहीं हो रही। कुछ देर वेट करते हो, सिस्टम अपडेट करने में ना टाइम ले रहा है। मैंने वहां पे शो कर दिया, अगर यहाँ पे अलाउ कर देगा तो हो जाएगी शो, अगर नहीं अलाउ किया तो मैं बैकएंड में एक दफा इसको कंटिन्यू कर देता हूँ ताकि हम अपना यूनिट 1 कंप्लीट करें। इसमें कोई भी इशू होगा तो हम उसे डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है। हमारे पास इस टाइम पीछे 14 मिनट है, पहले हम यूनिट 1 को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई इशू आएगा तो आपने नोट कर लेना है और खुद से स्टडी कर लेना, जो शॉर्ट फॉर्म में आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया है ना पीडीएफ का, 8614.pdf फाइल को। और अगर वर्कशॉप में इस तरह के मसले कंटिन्यू हो तो हम कोशिश करेंगे कि अपने टॉपिक को, इसलिए मैंने आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों ने आपने पूरा जो यूनिट है उसको स्टडी करके आना, ताकि हम सेंटर में जब सिस्टम सही तरह परफॉर्म कर रहा होता है, स्क्रीन भी सही तरह आ रही होती है, हम अपना काम जल्दी से परफॉर्म करके सब्जेक्ट कंप्लीट करके क्वेश्चन आंसर की तरफ आ सके, ठीक है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि सब आज का यूनिट भी स्टडी करें अच्छी तरह, उसमें कोई क्वेश्चन है तो वो मेंशन कर ले, और कल का भी यूनिट 2 भी अच्छी तरह से स्टडी कर ले। अब मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ 1.9 दिस साइंटिफिक मेथड। देयर आर मेनी डिसिप्लिन्स रेंजिंग फ्रॉम मेडिसिन एंड एस्ट्रोफिजिक्स और टू एग्रीकल्चर, zoology and social sciences, where scientists are process called scientific method is used to advance their knowledge and understanding. Scientific method is a process for explaining the world we see. It is a process used to validate observation while minimizing observed bias. The method is a series of steps. Scientific method क्या एक series of steps है, इसके अंदर कितने steps आते हैं उसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ ताकि ये हमारा पॉइंट क्लियर हो जाए। साइंटिफिक मेथड में जो है पहला स्टेप है आज का क्वेश्चन। हमने कोई भी स्टडी करनी है सबसे पहले हम उसके बारे में क्वेश्चन पूछने हैं कि हाइपोथेसिस, हमने हाइपोथेसिस बनाने हैं कि हम जो सोच रहे हैं जो एक मसला है, हाँ ये है या ये नहीं है, हाइपोथेसिस जिसे H0 या H1 कहते हैं। पॉइंट 4 कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट टेस्टिंग द हाइपोथेसिस, उस हाइपोथेसिस जो हमने क्वेश्चन बनाया है, जो हमने प्रॉब्लम डिफाइन किया है, उसको अब हमने क्या करना है 4 पॉइंट में इसको हम टेस्ट करेंगे। पॉइंट 5 में हम क्या करते हैं एनालाइज द रिजल्ट, टेस्ट करने के बाद जो रिजल्ट आते हैं उनको हम एनालिसिस करते हैं, जो रिजल्ट हाइपोथेसिस के आए हैं क्या वो ठीक आए हैं या नहीं है, जो हम सोचे थे वो है, जो हम सोचे थे वो नहीं है। फिर ड्राइंग कंक्लूजन, उन्हीं हाइपोथेसिस के जो एनालिसिस की होती है रिजल्ट्स की, उससे हम कंक्लूजन ड्रा करते हैं। पॉइंट 7 में क्या करते हैं कम्युनिकेट करते हैं रिजल्ट, इन रिजल्ट को कम्युनिकेट करते हैं कि ये रिजल्ट इस स्टडी का ये आया है। अब साइंटिफिक मेथड को मैं रिपीट करूं, 7 पॉइंट है इसमें। पहला पॉइंट क्या है आज का क्वेश्चन, सेकंड है डिफाइन द प्रॉब्लम, थर्ड है फॉर्मिंग अ हाइपोथेसिस, फोर्थ है कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट टेस्टिंग द हाइपोथेसिस, 5 है एनालाइजिंग द रिजल्ट, 7 है ड्राइंग कंक्लूजंस, सॉरी 6 है ड्राइंग कंक्लूजन, 7 है कम्युनिकेट द रिजल्ट्स, ठीक है। 1.10 जो लास्ट टॉपिक है आज का वो है स्टैटिस्टिकल नोटेशन। यहाँ पे है कॉमनली यूज्ड स्टैटिस्टिकल नोटेशंस आर गिवन इन दी फॉलोइंग टेबल। यहाँ पे कुछ टेबल, एक टेबल दिया हुआ है जिसमें आपको पहला जो उसका कॉलम है उसमें सीरियल नंबर है, दूसरे में नोटेशन या सिंबल, तीसरे में यूज्ड फॉर, ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है ये हमने स्टडी कर लेनी है। ये जो तकरीबन ये 47 सिंबल्स हैं, आगे उनकी डेटा बताया हुआ मैं कुछ कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए इसको हमने किस तरह स्टडी करना है। फिर अगले पॉइंट पे चलते हैं। जैसे यहाँ नोटेशन P, कैपिटल P जो आप देखें किसके लिए यूज होता है पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के लिए, स्मॉल p किसके लिए यूज होता है सैंपल प्रोपोर्शन के लिए, कैपिटल X किसके लिए यूज होता है सेट ऑफ पॉपुलेशन एलिमेंट्स के लिए, स्मॉल x जो है वो सेट ऑफ सैंपल एलिमेंट्स के लिए। इसी तरह कैपिटल N जो पॉपुलेशन साइज के लिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी पॉपुलेशन, स्मॉल n जो है वो सैंपल साइज, नंबर ऑफ एलिमेंट इन दी सैंपल। आपने क्या करना है ये सारी इसी तरह जो नोटेशंस है इसको स्टडी भी कर लेना, कोशिश करना याद करके इसकी एक बार प्रैक्टिस कर ले ताकि नेक्स्ट टाइम जो आगे टेस्ट करें आपको पता हो कि ये क्या चीज है, कब कौन सी चीज
यूज होनी है। ठीक है, आगे हम जा रहे हैं 1.11 में क्वेश्चन आंसर जाए, देन हम एक्टिविटीज की तरफ जाएंगे 1.12 पे, और लास्ट पे हम करेंगे बिब्लियोग्राफीज। अब कुछ क्वेश्चन यहाँ मैं कर लेता हूँ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टैटिस्टिक्स। उम्मीद है कि यहाँ भी आप लोगों को पता चल गया होगा कि स्टैटिस्टिक क्या है। उस क्वेश्चन के साथ क्या करना है वो भी गाइड करते थे, ताकि आप अपनी अपनी प्रैक्टिस, अपनी अपनी एक्टिविटीज कर लीजिएगा, ताकि ये यूनिट 1 हमें कंप्लीट हो जाए। सेल्फ सेक्शन में 9 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टैटिस्टिक्स। क्वेश्चन 2 है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्टैटिस्टिक। क्वेश्चन 3 एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ अ स्टैटिस्टिक। क्वेश्चन 4 है राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिस्टिक। ये वही पॉइंट है जो ऑलरेडी हम ऊपर स्टडी कर चुके हैं। जो लेक्चर शुरू करने से पहले हमने कहा था इस यूनिट को कंप्लीट करने के हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स के क्वेश्चन बने हुए हैं। क्वेश्चन 5 व्हाई इज स्टैटिस्टिक्स इंपॉर्टेंट फॉर एजुकेशन रिसर्च, आल्सो स्टेट इट्स लिमिटेशंस। 6 how will you apply statistics in education research. 7 how will you distinguish descriptive statistics from inferential statistics. Question 8 what is a variable, also write its types. Question 9 briefly state the level of measurement. अब इनकी एक्टिविटीज क्या है, अब एक्टिविटीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए आपने एक्टिविटीज करनी क्या है। ड्रामेटिकली शो हाउ डेटा बिकम्स इंफॉर्मेशन, किस तरह बनता है। मेक अ लिस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दैट कैन बी आंसर यूजिंग स्टैटिस्टिक्स। मेक अ लिस्ट ऑफ द फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। Question 4 think and write down any 2 characteristic node given in the unit. Make a diagram to show the types of variables. Draw a hierarchy of levels of measurement. Make a list of the steps of statistics method. आप सबने क्या करना बेटा, ये जो सेल्फ असेसमेंट के 9 पॉइंट्स हैं इनको हमने स्टडी करनी है, और इन पॉइंट्स को स्टडी करके देखना है कि आज के लेक्चर में जैसे हमने स्टैटिस्टिक्स के बारे में देखा कि स्टैटिस्टिक्स क्या, कलेक्टिंग करना, ऑर्गेनाइज करना, एनालिसिस करना और उससे रिपोर्टिंग करना। फिर उसके हमने कैरेक्टरिस्टिक देखी थी कि डेटा न्यूमेरिकल होना चाहिए, और कौन कौन से इसकी फर्दर स्टैटिस्टिक्स 7 देखी थी वो। फिर उसके जो फंक्शन 7 है वो हमने डिस्कस किए थे। फिर इन कैरेक्टरिस्टिक को किस तरह हमने राइट डाउन करना है। फिर हमने इंपॉर्टेंस देखी थी कि कैरेक्टरिस्टिक की क्या इंपॉर्टेंस है, जैसे बिजनेस में यूज हो रहा है, मार्केटिंग में यूज हो रहा है, मेडिकल में यूज हो रहा है, डिफरेंट इसकी हमने इंपॉर्टेंस देखी थी। इसकी लिमिटेशन देखी थी, जिसमें एक बड़ी मेजर लिमिटेशन थी कि न्यूमेरिकल डेटा ही ये जूम करता है, और इसके जो रिजल्ट है वो क्या होते हैं, जो एग्जम्पशंस पे या अप्रोक्सीमेशंस पे बेस कर रहे होते हैं। ये वाला टॉपिक है। हाउ विल यू अप्लाई स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशन रिसर्च। अब इसको एजुकेशन रिसर्च में किस तरह अप्लाई कर सकते हैं साइंटिफिक मेथड के थ्रू, वो भी हमने डिस्कस किया। आपने मजीद स्टडी कर लेनी इसको। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव में हमने क्या देखा था, जैसे हम मीन मीडियन मोड या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो डिस्क्रिप्टिव होती है, और जिसपे हम सैंपल और पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं, रिलेशनशिप को करते हैं, वो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स होती है। हमने वेरिएबल स्टडी किया कि वेरिएबल क्या है, जो वेरी करे, जिसकी वैल्यूज क्या हो, चेंज हो। फॉर एग्जांपल ए 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। जैसे हमने इसकी एग्जांपल ली थी कि एक ही क्लास में डिफरेंट एज के पर्सन हो सकते हैं, डिफरेंट जेंडर्स के हो सकते हैं, मेल फीमेल, डिफरेंट आइज के हो सकते हैं, डिफरेंट कलर्स के हो सकते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड्स के हो सकते हैं। तो वो इसकी एग्जांपल दी। अब उसकी टाइप्स कौन कौन सी थी, इसमें न्यूमेरिकल टाइप्स देखी थी हमने, कैटेगोरिकल टाइप्स देखी थी, फर्दर उनके अंदर नॉमिनल थी, ऑर्डिनल थी, डिस्क्रीट थी, कंटिन्यूस थी। फिर हमने लेवल ऑफ मेजरमेंट देखे थे, जैसे ऑर्डिनल मेजरमेंट, नॉमिनल मेजरमेंट है, ऑर्डिनल मेजरमेंट है, इंटरवल मेजरमेंट और रेशियो मेजरमेंट है। ठीक है, और ये तो आगे एक्टिविटीज है, जो एक डायग्राम ऑलरेडी बनी हुई है, डेटा, स्टैटिस्टिक और इंफॉर्मेशन। फिर कुछ लिस्ट बनी हुई है, 4 क्वेश्चन जो डिस्कस किए थे कि इन क्वेश्चंस के आंसर के लिए हमें स्टैटिस्टिक्स देखना, वो आपको यूनिट में मिल जाएगा। मेक अ लिस्ट ऑफ फंक्शंस, ये भी ऑलरेडी फंक्शंस की लिस्ट अवेलेबल है, आप वहां से ले सकते हैं। थिंक राइट डाउन करेक्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जो आप सोचते हैं जो यूनिट में कुछ दी हुई है साथ, उनके अलावा आप उसके लिए मजीद स्टडी कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल वगैरह देख के कोई सी भी 2 लिखनी है आपने, कल मैं आपसे पूछ लूंगा। मेक अ डायग्राम टू शो द टाइप्स ऑफ वेरिएबल, ये वेरिएबल्स की जो हमने अभी एक डायग्राम ऑलरेडी यूनिट में मिली बनी हुई है, यही आप यूज कर सकते हैं, और कोई और भी आपको मिलती है आप गूगल करके उसको भी यूज कर सकते हैं। ड्रा हायरार्की ऑफ लेवल्स ऑफ मेजरमेंट, जो भी 4 लेवल ऑफ मेजरमेंट हमने रिपीट किए हैं, दोबारा बता रहा हूँ, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल, उनकी हायरार्की आप किस तरह ले सकते हैं। सबसे पहले नॉमिनल होता है, उसके बाद ऑर्डिनल, देन इंटरवल, देन रेशियो। फिर मेक अ लिस्ट
ऑफ द स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। जो साइंटिफिक मेथड के हमने स्टेप्स किए थे, इन साइंटिफिक मेथड में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं वो ऑलरेडी इस यूनिट में अवेलेबल है, आप उनको वन बाय वन नोट कर सकते बता सकते हैं। ये 7 स्टेप है साइंटिफिक मेथड के। आज का क्वेश्चन, डिफाइन द प्रॉब्लम फॉर्मिंग द हाइपोथेसिस, कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट, टेस्टिंग द हाइपोथेसिस, एनालिसिस द रिजल्ट्स, ड्राइंग कंक्लूजन, कम्युनिकेट दी रिजल्ट्स। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को आज का सेशन काफी अच्छा रहा होगा और जो चीजें हैं वो सारी समझ आ चुकी होंगी। एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स का जो आज का यूनिट 1 हमने क्लियर किया है, एक दफा फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि उसमें हमने क्या क्या चीजें की हैं, ताकि आप लोगों को एक रिकॉल मिल जाए। उससे रिलेटेड कोई मजीद क्वेश्चन होगा तो इंशाल्लाह ताला हम उसको अभी भी कर सकते हैं, अभी हमारे पास टाइम है। और अगर जो कुछ चीजें रह गई पेंडिंग होगी इंशाल्लाह ताला हम उसको कल की वर्कशॉप पे कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर को मैं रिकॉल कर रहा हूँ ताकि मजीद से, अभी मैंने एक दफा रिकॉल कर दिया था कि फाइनल टाइज दे, ताकि आप लोगों को इजी हो जाए कि हमने इसमें क्या क्या यूनिट में कवर किया। यूनिट 1 में आज हमने जो कवर किया वो है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। इसके अंदर हमने फंक्शन देखे, स्टैटिस्टिक के कैरेक्टरिस्टिक देखी है, स्टैटिस्टिक की इंपॉर्टेंस देखी है, लिमिटेशंस को स्टडी किया, एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशन रिसर्च को स्टडी किया, डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स को स्टडी किया, वेरिएबल्स को स्टडी किया, लेवल ऑफ मेजरमेंट को स्टडी किया, साइंटिफिक मेथड को देखा, स्टैटिस्टिकल नोटेशंस देखी हैं जो मैंने आपको बताई हैं कि आपने स्टडी करनी है, कुछ मैंने बता दी थी, कुछ आपने, और सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चंस भी स्टडी करनी है, एक्टिविटीज जो हमने करनी है वो, और लास्ट में बिब्लियोग्राफी के ये डेटा कहाँ से लिया गया और कहाँ से पिक करके हमने यूज किया। ठीक है, उम्मीद है कि आज का क्वेश्चन जो हमारी वर्कशॉप है काफी अच्छी रही होगी और आपको सारा यूनिट 1 जो है वो क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट जो यूनिट्स हैं वो इंशाल्लाह ताला इसी तरह यूनिट 2 हम वर्कशॉप 2 में करेंगे, यूनिट 3 वर्कशॉप 3 में करेंगे, यूनिट 4 हम वर्कशॉप 4 में, फिर यूनिट 5 इंशाल्लाह ताला वर्कशॉप 5 में, यूनिट 6 वर्कशॉप 6 में कोशिश करेंगे कि हम एज सुन एज पॉसिबल इन यूनिट्स को कंप्लीट कर लें। और इसी तरह मैं कोशिश करूंगा कि हर यूनिट को इसी वर्कशॉप के अंदर ही हम रिकॉल भी कर लिया करें। करने से पहले एक दफा हम बता देंगे क्या करने लगे, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, फिर उसको डिस्कस करें, फिर जब हमारी वर्कशॉप कंप्लीट होने लगी तब डिस्कस करें। अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम रहे तो उसको हम रिकॉल करते रहे। कोशिश